नमस्कार। इस वेबिनार में उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत है। आज का नया भारत नए वर्क कल्चर के साथ आगे बढ़ रहा है। इस बार भी बजट की खूब वाहवाही हुई है। देश के लोगों ने इसे बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया है। अगर पुराना वर्क कल्चर होता तो इस तरह के बजट वेबिनार्स के बारे में कोई सोचता ही नहीं। लेकिन आज हमारी सरकार बजट के पहले भी और बजट के बाद भी हर स्टेक होल्डर के साथ विस्तार से चर्चा करती हैं, उनको साथ लेकर के चलने का प्रयास करती है। बजट का मैक्सिमम आउटकम कैसे आए, बजट का इम्प्लीमेंटेशन तय समय सीमा के भीतर कैसे हो, जो लक्ष्य बजट में तय किए गए हैं उन्हें प्राप्त करने में ये वेबिनार एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। आप भी जानते हैं कि मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर काम करते हुए 20 साल से भी अधिक समय का अनुभव रहा है। इस अनुभव का एक निचोड़ ये भी है कि जब किसी नीतिगत निर्णय से सभी स्टेक होल्डर्स जुड़ते हैं तो रिजल्ट भी मनचाहा आता है, समय सीमा के भीतर आता है। हमने देखा है कि बीते कुछ दिनों में जो वेबिनार हुए उसमें हजारों लोग हमारे साथ जुड़े। दिन भर सब लोग मिलकर के बहुत ही गहन मंथन करते रहे और मैं कह सकता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव आए और आगे के लिए आए। जो बजट है उसी पर ध्यान केंद्रित किया और उसी में से कैसे आगे बढ़ा जाए, बहुत उत्तम सुझाव आए। अब आज हम देश के टूरिज्म सेक्टर के कायाकल्प के लिए ये बजट वेबिनार कर रहे हैं। साथियों, भारत में हमें टूरिज्म सेक्टर को नई ऊंचाई देने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलना होगा। जब भी कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन को विकसित करने की बात आती है तो कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है, जैसे उस स्थान का पोटेंशियल क्या है, ईज ऑफ ट्रैवल के लिए वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर नीड क्या है, उसे कैसा पूरा करेंगे, इस पूरे टूरिस्ट डेस्टिनेशन को प्रमोशन के लिए हम और क्या क्या नए तरीके अपना सकते हैं। इन सारे सवालों का जवाब आपको भविष्य का रोड मैप बनाने में बहुत मदद करेगा। अब जैसे हमारे देश में टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, कोस्टल टूरिज्म, बीच टूरिज्म, मैंग्रोव टूरिज्म, हिमालयन टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, इको टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, वेडिंग डेस्टिनेशन, कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा टूरिज्म, स्पोर्ट्स के द्वारा टूरिज्म, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं। अब देखिए, रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट, कृष्णा सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, गांधी सर्किट, सब हमारे महान गुरु परंपरा हुई, उनके सारे तीर्थ क्षेत्र, पूरा पंजाब भरा पड़ा है। हमें इन सभी को ध्यान में रखते हुए
मिलकर के काम करना ही है। इस वर्ष के बजट में देश में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से, चैलेंज रूट से देश के कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलपमेंट के लिए सिलेक्ट करने की बात कही गई है। ये चैलेंज हर स्टेक होल्डर को साथ मिलकर प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगा। बजट में टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इसका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट पर भी फोकस किया गया है। इसके लिए अलग अलग स्टेक होल्डर्स को हम कैसे एंगेज कर सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। साथियों, जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि एक फैंसी सा शब्द है, समाज के हाई इनकम ग्रुप से और उन्हीं लोगों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन भारत के संदर्भ में देखें तो टूरिज्म का दायरा बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है। सदियों से हमारे यहाँ यात्राएं होती रही है। ये हमारे सांस्कृतिक सामाजिक जीवन का हिस्सा रहा है, और वो भी जब संसाधन नहीं थे, यातायात की व्यवस्था ही नहीं थी, बहुत कठिनाई होती थी, तब भी कष्ट उठाकर लोग यात्राओं पर निकल पड़ते थे। 4 धाम यात्रा हो, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा हो, 51 शक्तिपीठ की यात्रा हो, ऐसी कितनी ही यात्राएं हैं हमारे आस्था के स्थलों को जोड़ती थी। हमारे यहाँ होने वाली यात्राओं ने देश की एकता को मजबूत करने का भी काम किया है। देश के कितने ही बड़े बड़े शहरों की पूरी अर्थव्यवस्था, उस पूरे जिले की पूरी अर्थव्यवस्था यात्राओं पर ही निर्भर थी। यात्राओं की इस पुरातन परंपरा के बावजूद दुर्भाग्य ये रहा कि इन स्थानों पर समय के अनुकूल सुविधाएं बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया गया। पहले सैकड़ों वर्षों की गुलामी और फिर आजादी के बाद के दशकों में इन स्थानों की राजनीतिक उपेक्षा ने देश का बहुत नुकसान किया। अब आज का भारत इस स्थिति को बदल रहा है। जब यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ती हैं तो कैसे यात्रियों में आकर्षण बढ़ता है, उनकी संख्या में भारी वृद्धि होती है। और ये भी हम देश में देख रहे हैं। जब वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण नहीं हुआ था तो उस समय साल में 70-80 लाख के आसपास ही लोग मंदिर के दर्शन के लिए आते थे। काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण होने के बाद पिछले साल वाराणसी जाने वाले लोगों की संख्या 7 करोड़ को पार कर गई है। इसी तरह जब केदार घाटी में पुनर्निर्माण का काम नहीं हुआ था तो वहां भी सारा 4-5 लाख लोग ही दर्शन के लिए आते थे। लेकिन पिछले साल 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए गए। अगर मेरा गुजरात का पुराना अनुभव है, वहां का भी अनुभव आपसे शेयर करता हूं। गुजरात में पावागढ़ करके एक तीर्थ क्षेत्र है बड़ौदा के पास। जब वहां का पुनर्निर्माण नहीं हुआ था, पुरानी हालत थी, तो मुश्किल से 2000, 5000, 3000 इतनी संख्या में लोग आते थे। लेकिन वहां जीर्णोद्धार हुआ, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना, सुविधाएं बनी, तो उस पावागढ़ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद, नवनिर्माण के बाद करीब करीब 80,000 लोग वहां औसतन आते हैं। यानी सुविधाएं बढ़ी तो इसका सीधा प्रभाव यात्रियों की संख्या पर पड़ा। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए उसके सराउंडिंग जो चीजें होती वो भी बढ़ने लग गई है। और ज्यादा संख्या में लोगों के आने का अर्थ है स्थानीय स्तर पर कमाई के ज्यादा अवसर, रोजगार स्वरोजगार के ज्यादा मौके।
अब देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी उदाहरण देगा। ये प्रतिमा बनने के बाद 1 साल के भीतर ही 27 लाख लोग उसे देखने के लिए पहुंचे। ये दिखाता है कि भारत के विभिन्न स्थलों में अगर सिविल एमेनिटीज बढ़ाई जाए, वहां डिजिटल कनेक्टिविटी अच्छी हो, होटल हॉस्पिटल अच्छे हो, गंदगी का नामो निशान ना हो, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो भारत के टूरिज्म सेक्टर में कई गुना वृद्धि हो सकती है। साथियों, मुझे आपसे बात करते हुए अहमदाबाद शहर में कांकरिया तालाब है, उस कांकरिया लेक प्रोजेक्ट के विषय में भी कुछ करने का मन करता है। अब ये कांकरिया लेक प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले वहां आमतौर पर लोग जाते नहीं थे, वैसे वहां से गुजरना पड़े तो गुजरे, लेकिन वहां कोई जाता ही नहीं था। हमें वहां न सिर्फ लेक का रिडेवलपमेंट किया, बल्कि फूड स्टोर्स में काम करने वालों को स्किल डेवलपमेंट भी किया। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हमने वहां स्वच्छता पर भी बहुत जोर दिया। आप कल्पना कर सकते हैं कि आज वहां एंट्री फी होने के बावजूद भी औसतन प्रतिदिन 10,000 लोग मुलाकात करते हैं। ऐसे ही तरीकों से हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन अपना एक रेवेन्यू मॉडल भी विकसित कर सकता है। साथियों, ये वो समय है जब हमारे गांव भी टूरिज्म का केंद्र बन रहे हैं। बेहतर होते इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण हमारे दूर सुदूर के गांव अब टूरिज्म पर के मैप पर आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने बॉर्डर किनारे पर बसे जो गांव है, वहां वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज योजना शुरू की है। ऐसे में होम स्टे, छोटे होटल, छोटे रेस्टोरेंट हो, ऐसे अनेक बिजनेस के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने का काम हम सबको मिलकर के करना है। साथियों, आज एक बात मैं भारत आ रहे फॉरेन टूरिस्ट के संदर्भ में भी बताऊंगा। आज जिस तरह दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, भारत आने वाले विदेशी टूरिस्टों की संख्या भी बढ़ रही है। पिछले साल जनवरी में सिर्फ 2 लाख विदेशी टूरिस्ट आए थे, जबकि इस साल जनवरी में 8 लाख से ज्यादा विदेशी टूरिस्ट भारत आए। विदेश से जो टूरिस्ट भारत आ रहे हैं, हमें उन्हें भी प्रोफाइल करके अपना टारगेट ग्रुप तय करना होगा। विदेश में रहने वाले वो लोग जिनमें ज्यादा से ज्यादा खर्च करने की क्षमता होती है, हमें उन्हें ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारत लाने के लिए विशेष रणनीति बनाने की आवश्यकता है। ऐसे टूरिस्ट भले ही कम दिन भारत में रहेंगे, लेकिन ज्यादा राशि खर्च करके जाएंगे। आज जो विदेशी टूरिस्ट भारत आते हैं, वो औसतन $1,700 खर्च करते हैं, जबकि अमेरिका में इंटरनेशनल ट्रैवलर औसतन $2,500 और ऑस्ट्रेलिया में करीब $5,000 खर्च करते हैं। भारत में भी हाई स्पेंड टूरिस्ट को ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है। हर राज्य को इस सोच के साथ भी अपनी टूरिज्म पॉलिसी में बदलाव करने की जरूरत है। अब जैसे मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा। सामान्य तौर पर कहा जाता है कि सबसे ज्यादा किसी स्थान पर रुकने वाला जो टूरिस्ट होता है, वो बर्ड वॉचर होता है। ये लोग महीनों महीनों किसी देश में डेरा डाले रहते हैं। भारत में इतने भांति भांति प्रकार के पक्षी हैं, हमें ऐसे पोटेंशियल टूरिस्ट को भी टारगेट करके अपनी नीतियां बनानी होगी। साथियों, इन सब प्रयासों के बीच आपको टूरिज्म सेक्टर की एक बेसिक चुनौती पर भी काम करना है। यह है हमारे यहाँ प्रोफेशनल टूरिस्ट गाइड की कमी। गाइड्स के लिए स्थानीय कॉलेजों में सर्टिफिकेट कोर्स हो,
कंपटीशन हो, बहुत अच्छे नौजवान इस प्रोफेशन में आगे आने के लिए मेहनत करेंगे और हमें शानदार अनेक भाषा बोलने वाले अच्छे टूरिस्ट गाइड मिलेंगे। उसी प्रकार से डिजिटल टूरिस्ट गाइड भी अब तो अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भी कर सकते हैं। किसी एक विशेष टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जो गाइड काम कर रहे हैं, उनकी एक स्पेसिफिक ड्रेस या वर्दी भी होनी चाहिए। इससे लोगों को पहली नजर में ही पता चला जाएगा कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो टूरिस्ट गाइड है और वो हमारी इस काम में मदद करेगा। हमें ये याद रखना होगा कि जब कोई भी टूरिस्ट किसी स्थान पर पहुंचता है तो उसके मन में सवालों का भंडार भरा होता है। वो अनेक सवालों के तत्काल समाधान चाहता है। ऐसे में गाइड उन सभी सवालों के जवाब खोजने में उनकी मदद कर सकता है। साथियों, मुझे विश्वास है इस वेबिनार के दौरान आप टूरिज्म से जुड़े हर पहलू पर गंभीरता से विचार करेंगे। आप बेहतर सॉल्यूशन के साथ सामने आएंगे। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जैसे टूरिज्म के लिए हम मान लीजिए हर राज्य एक या दो बहुत ही अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जोर लगाता है, तो एक शुरुआत कैसे कर सकते हैं? हम तय करें कि भाई स्कूल से बच्चे जो टूरिस्ट के रूप में निकलते हैं, हर स्कूल टूरिस्ट करते ही है, यात्रा के लिए निकलते ही है, 2 दिन 3 दिन के कार्यक्रम बनाते हैं। तो आप तय कर सकते हैं कि भाई फलाने डेस्टिनेशन में शुरू में पर डे 100 लोग स्टूडेंट्स आएंगे, फिर पर डे 200 आएंगे, फिर पर डे 300 आएंगे, फिर पर डे 1000 आएंगे। अलग अलग स्कूल के आए वो खर्चा करते ही हैं। यहाँ जो लोग हैं उनको लगेगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, चलो ये व्यवस्था खड़ी करो, ये दुकान खड़ी करो, पानी की व्यवस्था करो, अपने आप शुरू हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमारे सभी राज्य तय करें कि नॉर्थ ईस्ट के अष्टलक्ष्मी हमारे 8 राज्य हैं, हम हर वर्ष 8 यूनिवर्सिटी हर राज्य में तय करें और हर यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य में 5 दिन 7 दिन टूर करेगी, दूसरी यूनिवर्सिटी दूसरे राज्य में टूर करेगी, तीसरी यूनिवर्सिटी टूर। आप देखिए आपके राज्य में 8 यूनिवर्सिटी ऐसी होगी जहां के हमारे युवकों को नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों का पूरा आता पता होगा। उसी प्रकार से आजकल वेडिंग डेस्टिनेशन एक बहुत बड़ा बिजनेस हुआ है, बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। विदेश से तो लोग जाते हैं, क्या हमारे राज्यों में वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्पेशल पैकेज घोषित कर सकते हैं? और मैं तो कहूंगा कि हमारे देश में वातावरण बनाना चाहिए कि गुजरात के लोगों को लगना चाहिए कि भाई 2024 में अगर हमारे यहाँ से शादियों के लिए वेडिंग डेस्टिनेशन होगा तो तमिलनाडु में होगा और तमिल पद्धति से हम शादी करवाएंगे। घर में 2 बच्चे हैं तो कोई सोचेगा कि एक हम असमिया पद्धति से शादी करवाना चाहते हैं, दूसरे की हम पंजाबी पद्धति से शादी करवाना चाहते हैं। वेडिंग डेस्टिनेशन वहां बना देंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, वेडिंग डेस्टिनेशन इतना बड़ा कारोबार की संभावना है। हमारे देश का टॉप क्लास के लोग विदेश जाते होंगे, लेकिन मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास के लोग आजकल वेडिंग डेस्टिनेशन पे जाते हैं और उसमें भी जब नयापन होता है तो उनकी जिंदगी में यादगार हो जाता है। हमने इस दिशा को अभी तक उपयोग नहीं कर रहे हैं, कुछ इन्हें गुने स्थान अपने तरीके से करते हैं। उसी प्रकार से कॉन्फ्रेंसेस, आज दुनिया के लोग कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं। हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से करें, लोगों को कहें, जमीन की कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करें तो कॉन्फ्रेंसेस के लिए लोग आएंगे तो होटल में भी रुकेंगे, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, यानी एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा। उसी प्रकार से स्पोर्ट्स टूरिज्म भी बहुत क्षेत्र है, हम इनवाइट करें। अब देखिए अभी कतर में फुटबॉल मैच हुआ पूरे दुनिया का, कतर की इकोनॉमी में बहुत बड़ा प्रभाव हुआ उसका, दुनिया भर के लोग आए, लाखों लोग आए। हम छोटे से शुरू करें, बहुत बड़ा हो सकता है। हमें इन तरीकों को ढूंढना होगा, उसके लिए फिर
इंफ्रास्ट्रक्चर। शुरू में लोग आए ना आए, हम अपने स्कूल के बच्चों, कॉलेज के बच्चों, हमारे सरकार की मीटिंगों के लिए वहां जाना, अगर हम अपने एक डेस्टिनेशन को महत्व देना शुरू करेंगे तो अपने आप और लोग भी आना शुरू करेंगे और फिर वहां की व्यवस्थाएं बनेगी। मैं चाहता हूं कि भारत में कम से कम 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऐसे हमने डेवलप करने चाहिए कि दुनिया के हर कोने में पता हो कि अगर भारत जाते हैं तो ये जगह पे तो जाना ही चाहिए। हर राज्य को गर्व होना चाहिए कि दुनिया के इतने देश के लोग मेरे यहाँ आते हैं। दुनिया के इतने देशों को हम टारगेट करेंगे, हम वहां की एम्बेसी को लिटरेचर भेजेंगे, वहां की एम्बेसी को हम सब कहेंगे कि देखिए आप टूरिस्टों के लिए मदद चाहते हैं तो हम ये मदद करते हैं। हमें पूरी व्यवस्था, हमारे जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि आपको नए सिरे से सोचना होगा। हमें हमारी ऐप, हमारा डिजिटल कनेक्टिविटी, इन सब को बहुत आधुनिक बनाना होगा और हमारा कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी ऐप यूएन की सभी लैंग्वेजेज में ना हो और भारत की सभी लैंग्वेजेज में ना हो। अगर मैं सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी में हमारी वेबसाइट बना देंगे तो संभव नहीं हो। इतना ही नहीं, हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर साइनेज सभी भाषाओं के होने चाहिए। अगर तमिल का कोई सामान्य परिवार आया है, बस लेकर के चला है और वहां पर उसको तमिल में अगर साइनेज मिल जाते हैं तो वो बड़ी आसानी से पहुंच जाता है। छोटी छोटी चीजें हैं जी। हमने एक बार अगर इसके महात्म्य को समझेंगे तो हम अवश्य रूप से टूरिज्म को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आपसे आशा करता हूं कि आज के इस वेबिनार में बहुत विस्तार से चर्चा करिए और रोजगार के बहुत सारे अवसर जैसे एग्रीकल्चर में है, जैसे रियल एस्टेट डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में है, टेक्सटाइल में है, उतनी ही ताकत टूरिज्म के अंदर रोजगार की है। बहुत अवसर है। मैं आपको निमंत्रण देता हूं और आपको इस आज के वेबिनार के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये नया मेंटेनेंस हेड इंडीड से हायर किया था? नहीं सर, वो मेरे पड़ोसी का। अगली बार इंडीड से हायर करना। ठीक सर। उससे पहले ये रोड शो कर्नाटक के बेलगावी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और रोड के दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग उपस्थित और हमारे संवाददाता अनुज जो वहां पर मौजूद हैं उनसे जुड़ते हैं फोन लाइन पर। अनुज, जैसा कि हम देख रहे हैं भारी संख्या में लोग वहां पर उपस्थित हैं अनुज, और प्रधानमंत्री गाड़ी से बाहर बैठकर, बाहर खड़े होकर, दरवाजे पर खड़े होकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और अभिवादन कर रहे हैं। भारी उत्साह अनुज। देखिए लालचंद्र, बिल्कुल प्रधानमंत्री जब हेलीपैड से निकले थे तो गाड़ी के अंदर थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि भारी संख्या में जन सैलाब अपने प्रिय नेता को देखने के लिए उमड़ा हुआ है तो प्रधानमंत्री जो है अपनी गाड़ी से बाहर आए और गाड़ी से बाहर आने के बाद जो जनता खड़ी है उसके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। और दोनों तरफ ये जो है बेलगावी इलाका है, बेलगावी में करीब करीब 10 किलोमीटर का ये रोड शो है। 10 किलोमीटर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस इलाके के साथ साथ पूरे देश के करोड़ों किसानों को एक बड़ी सौगात दे देंगे किसान सम्मान निधि के रूप में। करीब 16,000 करोड़ रुपए जो हैं आज किसानों के खातों में जाएंगे और ये 13वीं किस्त होगी लालचंद्र। लेकिन जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
उतरे थे हेलीपैड पर, वहां से लेकर पूरे शहर के अंदर, यहाँ पर बेलगावी के अंदर जनता का जन सैलाब उमड़ा हुआ है अपने प्रिय नेता को देखने के लिए। कुल मिलाकर हम इस बात को कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की जो नीति और नीयत रही है जनता को कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने की, चाहे उसमें युवा हो, बुजुर्ग हो या महिलाएं हो, उसके बाद हर युवा वर्ग का, हर वर्ग का प्रधानमंत्री, हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को वो देखना चाहते हैं। उनकी नीति और नीयत जो जमीनी स्तर पर पहुंचती है सरकारी योजनाओं के माध्यम से, उसके बाद प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं ऐसे नजारे देखने को मिलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उनको देखने के लिए सड़कों के दोनों तरफ भारी संख्या में भीड़ उमड़ती है। और वही एक नजारा यहाँ कर्नाटक की धरती पर देखने को मिल रहा है। ये बेलगावी का इलाका है, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि न सिर्फ सड़कों पर बल्कि छतों के ऊपर भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। लालचंद्र जी बिल्कुल, वो नजारा हम देख रहे हैं और जिस तरह से वहां पर लोगों में उत्साह, और यह भी हम देख पा रहे हैं कि जो लोग पीछे प्रधानमंत्री का अभिवादन कर चुके हैं वो भी आगे जाकर फिर से प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। तो कर्नाटक में हमने पहले भी देखा है अनुज कि प्रधानमंत्री को प्यार करने वाले, उनको वहां पर पसंद करने वाले अपने प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर काफी उत्साहित रहते हैं कर्नाटक के लोग। अनुज बिल्कुल आपने सही कहा लालचंद्र, और इस तरह के नजारे पूरे देश के अंदर देखने को मिलते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी शहर में, किसी भी राज्य के अंदर जाते हैं। और आज तो कर्नाटक के धरती के लिए, कर्नाटक के लिए और पूरे देश के लिए आज ऐसा दिन है जिसमें कई हजार करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज जो है किसानों को और कर्नाटक की जनता को मिलने वाली है। इससे पहले कर्नाटक के अंदर जो पहले प्रधानमंत्री के दौरे हुए हैं उसमें भी कई हजार करोड़ रुपए की योजनाएं जो हैं वो यहाँ की जनता को मिली है। और आज तो सबसे बड़ा दिन उस अन्नदाता के लिए है जो पूरे देश को अन्न खिलाता है, उनके लिए खाने का अनाज का उत्पादन करता है। ये 13वीं किस्त होगी। 2,000 रुपए कई करोड़ किसानों के खातों में आज पहुंचेंगे। 16,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से जाएंगे। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी कि दिल्ली से जो पैसा भेजा जाएगा वो किसी के माध्यम से नहीं बल्कि वो डीबीटी के माध्यम से होगा, सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में जाएगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से जहां पर दोनों तरफ रोड शो यहाँ पर प्रधानमंत्री कर रहे हैं, यहाँ जनता का अभिवादन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वो अपने लोगों का अभिवादन करते हुए निश्चित तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, लोगों का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। आयशा खानम भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी संवाददाता फोन लाइन पर। आयशा, प्रधानमंत्री पहले शिवमोगा में उन्होंने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया और अब बेलगावी में भी, तो कर्नाटक के लिए आज का दिन इस मामले में बहुत बड़ा दिन। आयशा अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाई हैं, हम कोशिश करेंगे कि आगे उनसे बात करें। फिलहाल अनुज जुड़े हुए हैं, अनुज से बात करते हैं। अनुज, आज कर्नाटक के लिए बहुत बड़ा दिन, जिस तरह से कि पहले वहां पर शिवमोगा में दिया गया और उसके बाद अब बेलगावी में भी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री। फिलहाल अनुज से भी लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। The blue of the limitless sky. I am the inspiration that lets us so high. I will feel, I'm backed by the nation's trusted bank, SBI, the banker to every Indian. Hello and welcome to the Banking Show by Business Standard. In our main story today, we will look into LIC's exposure towards Adani Group and what it means for insurance policy holders. In our Banker's View today, we have with us Rajesh Kumar, MD of TransUnion Sibil. Is it a good time to lock in fixed deposits?
we will answer in our Banking for You segment. Our consulting editor, Tamal Bandhopadhyay, would join us to talk about the real interest rates. At the end of the show, we will share with you the results of our last week's poll and also tell you the poll question of this week. Stay tuned. India's largest insurer, Life Insurance Corporation, has been making headlines lately, and it is not for good reasons. Market experts have raised questions about the approach of LIC towards its investments in Adani Group companies. Could they have offloaded a portion of its investments in Adani to book profit and to later reinvest it? Has it unwittingly let down policyholders? Subrata Panda digs deeper. The stocks of listed Adani Group companies have seen a downward spiral ever since US-based short seller Hindenburg released a scathing report alleging the group engaged in brazen stock manipulation and accounting fraud scheme. This report was released on the eve of Adani Enterprises' follow-on public offer, which was eventually cancelled even after full subscription. On January 30th, LIC said it had investments of 36,474.78 crore rupees in the Adani Group by way of equity and debt. The total purchase value of equity in all Adani Group companies acquired over many years was 30,127 crore rupees. Now, even after a month since the release of the Hindenburg report, Adani Group stocks continue to be under pressure. The share price slide has affected the investors of the company, including LIC. Reports suggest that the value of LIC's investment in Adani Group might have now declined to around 25,000 crore rupees. It cannot be ascertained whether the state-owned insurer has sold any of its Adani holdings or purchased more shares since the release of the Hindenburg report. Meanwhile, LIC has seen an erosion of 12.20% in its own share price since January 24. The stock rose a tad last Friday to close a little higher than its 52-week low. Now, what does this mean for LIC's policy holders? According to experts, there should not be much of an impact as far as policy holders are concerned because LIC is one of the largest institutional investors in the country and it has investments in all marquee companies. So typically, even if it loses money in one of its investments, the loss gets offset by the profit it makes from its other investments. LIC has a substantial investment in this group, and the initial figures indication which came that the value it was carrying was much more than the cost it has incurred. But as I can understand, in the last few days, maybe 10-15 days, there is further erosion in the valuation of the holding the LIC was having. So consequently, there may be some issue. But as I understand, LIC is a very big organization, and the total investment in the group being less than 1%. So it is not going to affect seriously the LIC policyholder. But as a professionally, I can say yes, there can be some impact, but not a larger impact. If there is some impact because of the slide in Adani Company's share price on LIC's investment portfolio, it's the participating policy holders who will get impacted in terms of reduced bonus. What will be its impact? If you do some mathematics, you will find its impact on bonus for endowment policies for 20-year policy, which was 48 rupees last year, will be, in my opinion, to the extent of 4 to 5 paise. Means, if at all the situation continues, or if at all today we have to declare bonus for with profit policyholders, then suppose as against 48, the bonus rate would have come to 49 rupees. Because of Adani's depreciating value, it may be 48.94 or 95. Means about 4 to 5 paisa less than what it would have been. So the impact is not that substantial. Experts say that LIC's exposure in Adani Group companies is quite small when looked at from the perspective of assets under management. LIC had an AUM of over 46 trillion rupees
as of December 2022. Even if LIC loses some money from its exposure to Adani Group companies, it is very likely to offset that loss from its investment in other companies like ITC and SBI, which have given healthy returns in the past year. So the good news is, if LIC loses money in one of its investments, the loss would get offset by the profit it makes from its other investments. But there is a possibility of reduced bonus for policyholders. Moving on, credit bureaus are set to play a bigger role in the years ahead. In our Banker's View today, Rajesh Kumar, MD of TransUnion Civil, tells Raghu Mohan that credit bureaus will help fuel consumer credit growth, which has a large bearing on the economy. How do you view the credit bureau business at this point in time when retail banking has taken off in a big way? Yeah, so Raghu, first of all, we being the fastest growing large economy right now, all of us know it's heavily fueled by our young population and we are a consumption-led economy. And to bring that to relevance to your question, in terms of how credit bureau business plays a role on retail banking, we're talking about a consumption-led economy, young population. Let's go to the next point on retail banking or retail lending. So Raghu, in a large country like ours, right, today, let's say a Raghu applies for a loan from a Kadalur to a Bank of Baroda. Both of them, of course, don't know each other, right? There are two things that come to play in that. So if the two entities that I spoke about, a Raghu the individual and Bank of Baroda as an example, or at a generic level, anybody, if I were to ask you for a loan, two things you need. First of all, you need to know my identity very clearly. Is Raghu the same Raghu that he claims to be? It starts with that. Then the second is what we call probability of default, which in common language we can say trust. Raghu has to know, first of all, that the person asking, or the bank has to know that Raghu who's asking for loan is the same Raghu that he claims to be, A, and B, we trust him to part with the money and it will come back with interest, what we call probability of default. Now you look at both this ID and PD, or identity and the trust factor, both of it, when people are sitting miles away in the marketplace, the trust is created by critical information on both counts. That information is what credit bureaus provide today. And if you look at our mission statement for CIBIL, the purpose statement is information for good. And we define our business as we exist to create this trust in the marketplace. Now, how has this played out in terms of real numbers over the last 10 years? Because ultimately, this is the intent, this is the theory behind it. Let's look at the numbers to see if it plays out, okay? So over the last 10 years, Raghu, our retail portfolio at an industry level has grown 6x at a CAGR of 20%, okay? Then live consumers has grown at a, over the 10 years, it's grown 4.5x at a CAGR of 16. Number of women borrowers, right? It's grown 6x at a CAGR of 21%. Number of young borrowers between 18 and 30, 6x at 20% CAGR. Number of consumers with more than 2 products, 7x in the last 10 years. Then if I were to look at some other interesting statistics, right? First-time borrowers, what we call new to credit in the industry, right? There are 17 crore new to credit customers or borrowers in the last 5 years. And then we talk about deep geo. We are India. We talk about inclusive growth all the time. And when we talk about inclusive growth, all these segments that I'm talking about, be it deep geography, young borrowers, etc. Not everybody has fantastic 3 years IT returns and all, a thick file based on which the lender sitting somewhere away can take a decision. So it's this information in the digital ecosystem which creates the right trust artifacts that actually creates this growth. So to sum up all of these points, I think if you talk about retail banking on one side and credit bureau business on the other, my summation would be that the two are entwined, intertwined, and highly synergistic. Both are critical to each other's growth. I link it back to where I started. Therefore, retail banking to grow, this is critical. And we know that retail banking has a direct correlation and a positive role to play in the growth of the economy. I hope that answers your question.
And what is your sense of the delinquency levels in the retail book? Delinquency levels, Raghu, actually, if you see, even I used to have been a risk manager in a bank all my life. Now I'm sitting at CIBIL. I used to worry with the pandemic and all the lockdowns, right? Lockdowns, then we had moratoriums, rescheduling. One was always worried, kya hoga? But I think India as a country and the regulators, policymakers, overall fantastic job. So today, actually, Raghu, if you look at our retail portfolios, the delinquencies are well within acceptable ranges, well within normal thresholds. To give an example, auto loan delinquency, 90 DPD, I'm saying, which is the NPA ratios, is below 1%. Personal loan is at 1.01%. Credit cards is at 2.56%. These are like very, very nicely acceptable and affordable delinquency rates from a P&L perspective as well. In fact, some of these products in the last few quarters, Raghu, actually delinquencies have even reduced. And I think there are 2-3 factors again. A, there is good credit awareness amongst population today. People know that it's important to pay on time so that their credit history is intact. The second thing is obviously in a growing economy, loan books are also, in a robustly growing economy, even loan books are healthy. The only thing I would say at this stage on delinquency specifically, Raghu, since we work closely with banks, is that whenever we have good growth in the loan book size or in the advances, overall growth in the economy, just single word of caution is that bad loans are also made in good times, right? So to that extent, I think it will be important for, right now things are superb, very, very nicely stable, but it will be important for lenders to keep a close watch, look for early warning signals, monitor specifically for particular clusters which get overlaid. We have seen all this in the past. When there's a growth in good markets, one or two players will end up over leveraging particular segments of customers or particular geographies. So it will be important to keep a good close watch on young vintages, concentration and risk and leverage ratios. But otherwise, I think we are very well positioned right now. And lastly, what is your initial view on the proposed National Financial Information Registry? How do you think this will impact the credit markets? Yeah, I think, Raghu, first of all, little early to talk too much in detail about it, since we are all awaiting further details, except for the announcement by the finance minister a few days back. But overall, if you see in any market where inclusive growth is important, and then any market which is as digitally active as we are as a country with so many digital ecosystems, etc., a lot of different data sets are created by different sources, right? So to that extent, there is information asymmetry, etc., in a market. When we talk about the National Finance Information Registry, a lot will depend on the following few points to say what will be the construct of this registry, right? Who all will be the sources who provide this data at what frequency, right? And then what will be the ID systems, because each of these will have different ID systems, and we as a country do have multiple ID systems. So how will we converge those ID systems? And obviously very important will be who all get access to this data, because ultimately with such a registry, it's really about access so that we can all create value. And lastly, enabling regulation, because this data will come from very different sources. So the enabling regulation. So we will wait and watch this development closely. And last but not the least, at TransUnion CIBIL, we are very eagerly looking forward to working with the policymakers and the regulators to see, and the industry to see how we can contribute, understand it better, we can contribute and contribute to our India's growth story. Rajesh Kumar, it was wonderful talking to you, and we hope to engage with you soon in the near future. Thank you. Look forward to that. Thank you. Rajesh Kumar said that credit score will lead to better pricing on offerings and help increase the cross-sell ratio, that is, expand the share of the wallet that lenders have. What remains to be seen is how. For 2 years after the COVID-19 outbreak, those looking to keep their savings in bank deposits were at a disadvantage as banks sharply lowered deposit rates in line with cuts in policy rates by the RBI. That situation changed in 2022 as banks, under pressure to raise funds amid booming credit growth and tightening liquidity, rushed to raise deposit rates in order to garner funds. Bhaskar Datta in this next report explains why it is a good time for saving in bank deposits.
After the COVID-19 pandemic struck India, for more than 2 years, individuals looking to deploy their savings in bank deposits had to contend with meager returns. The reason? Interest rates were reduced to record lows to protect the economy. However, with persistently high inflation compelling the Reserve Bank of India to sharply raise interest rates since May 2022, the investment landscape has become a lot more attractive for savers. The RBI's rate hikes are being passed on faster to borrowers than savers, as several bank lending rates are linked to external benchmarks, which are reset almost immediately after the central bank's interest rate actions. Deposit rates, which represent liabilities for banks, are usually raised when a bank faces pressure to raise funds. That is the case at present, as bank credit growth has far outstripped growth in deposits for several months. As a result, banks have rushed to raise deposit rates to attract funds and to finance the booming credit growth. With surplus liquidity shrinking rapidly, banks have faced even more pressure to mobilize funds. At present, State Bank of India is offering a peak rate of 7.10% for general deposits under Rs 2 crore under a special scheme. The highest rate SBI is offering under normal schemes for general deposits under Rs 2 crore is 7%. Meanwhile, HDFC Bank is offering a peak rate of 7.10% for regular deposits under Rs 2 crore. For senior citizens, SBI's peak rate for regular deposits is 7.50%, while HDFC Bank's highest rate is 7.75%. This is a far cry from the situation in March of 2020 and 2021, when returns on bank deposits struggled to adequately compensate for inflation. In August 2020, the RBI had lowered the policy repo rate to a record low of 4%. The repo rate stayed at that level till May 2022. In 2020-21, the average retail inflation in India was 6.1%. The RBI's latest estimates project average retail inflation at 5.3% in the next financial year. The repo rate is currently at 6.5%, while the government's 364-day treasury bill is yielding 7.26%. So, the real rate adjusted for inflation is now in the positive territory. According to the latest RBI data, the weighted average rate on fresh deposits in May to December 2022 period went up by 213 basis points. I am the blue of the limitless sky. I am the inspiration that lets success soar high. I will achieve. I'm backed by the nation's trusted bank, SBI, the banker to every Indian. So, as Bhaskar said, that the real rate adjusted for inflation is now in the positive territory. Deposits are the flavor of the season, it seems. But are your returns on deposits beating the inflation? Our consulting editor, Tamal Bandhopadhyay, answers this and more as we discuss the real story behind real interest rates in our next segment. Hello, Mr. Bandhopadhyay, and thank you for joining us today. We're talking about the real interest rates today, and the first thing I want to ask you is that are the current deposit rates able to beat the inflation? Yeah, Ruchika, yes. I think after quite some time now, we are seeing the deposit rates are higher than the inflation rate, which means the real rate for the depositors are positive. Now, typically for calculation of that, we need to look at inflation 1 year down the line, which by Reserve Bank of India estimate is 5.3. That's the inflation estimate for fiscal year 2024. And as we speak, you will find most of the banks
including the mainline large banks, are offering anything around 7.5% or even more. For senior citizens, even 8% or even more. So it's a plain arithmetic. 5.3 is inflation. If you're earning 7.5, so your positive return is 2.2. Of course, you can talk about the tax what we pay. Because depending on the tax bracket, whether it's 20%, 10%, 30% or no tax, you need to pay tax on the return. But when we discuss the real rate of return, we don't calculate the tax. So minus tax, purely from the point of view of is it inflation adjusted return, yes, what we are seeing at this point of time for the fixed deposits, the depositors are in the money, positive. What is it that the real interest rate should be based upon? Well, I think what you are hinting at, what should be the benchmark? I think that's the question. Yeah, what should be the benchmark it should be linked to? Well, there are various theories. Former Reserve Bank of India Governor Raghuram Rajan spoke about 364-day Treasury bill. Now, I think there are various point of views. Should it be the Reserve Bank of India in Indian context, the policy rate of 364-day Treasury bill or something else? There is no real answer as such, but I personally feel that when we are calculating the real rate of interest, I think we need to consider all the benchmarks available, right from repo rate to 364-day Treasury bill. Everything, like for instance, repo rate is this point of time 6.5, and if you're earning 7.5 or 7.75 interest rate on your term deposit, then again you are positive. Again, there's a tax part of it, but that we don't consider when we consider the real rate of interest. So real rate of interest at this point of time, by any benchmark, whether it's 364-day Treasury bill or the Reserve Bank of India policy rate, are positive. And as I globally, the central bankers have been talking about the real rate. Our central bank governor, Shaktikanta Das, also after the presentation of the last policy early February, he also spoke about that we are seeing the rates in the positive territory. So that's the objective of all the global bankers, US Federal Reserve, you call it, I mean, any global banker. And we are there. Where do you see the deposit rates going from here? Have we seen the end of the rate war? Probably not. I would like to believe there is still possibility of rates going up. Because there's a fierce battle on the deposit rate curve, something which is unprecedented. The bankers who have 30-40 years of experience, they have been in the industry, they are saying that they have not seen this kind of pressure on deposits. So typically what happened, the banking system in India, liability, you take it for granted. You will keep on getting calls for home loans and auto loans and personal loans. But for deposits, rarely, because depositors are taken for granted. For the first time, you are seeing that the bankers are wooing the depositors with higher rates. Of late, there's a new instrument coming up. It's a non-callable deposits, which means you are locking yourself for 2 years or 3 years. You're not allowed to take the deposit back under any circumstances. Normally, when you are having 1 year or 2 year deposits, for emergency, you can break the deposits. You need to pay some penalty, but you can take away your money. But now bankers are using that non-callable deposits also and paying you some 25 bips more. Have we seen the end of the rate war? I would like to believe no. It could go up even further. And a related thing, you have not asked me, but I am telling you. Have we seen the end of rate hike? Probably no. It's still wide open. There could be, all depends on the inflation numbers and what happens in US. What does US Federal Reserve do at the next FOMC meeting? We need to wait and watch. Yeah, as we speak, it's very difficult to say. But I would like to believe, looking at the inflation trend in India, it's a sort of 50-50. There could be yet another rate hike in April. And yes, as a corollary to that, the commercial banks have no choice but to hike their deposit rates. So if you have your money, I mean, be cautious. It's not a forum for personal finance, but don't put all your money in one basket right now.
stay liquid. You get probably a better opportunity a month down the line. So, Mr. Bandyopadhyay, you hinted that deposit rates could go up, but as far as the overall rate hike goes, it's 50-50. Good piece of advice coming our way, that don't put all your eggs in one basket. Thank you so much for joining us today and sharing your insights. A very valid point that comes through is that while the debate will continue about what should be the benchmark rate to calculate real interest rate, both for the lenders and the savers, shouldn't all rates be higher than the rate of inflation? It is time now for our poll results. We asked you last week, do fixed deposits make sense again for savings? Most of our respondents, well, 59% felt yes, it does make sense, while 41% said no. The EPFO members as of September 1st, 2014 would now be allowed to choose a higher pension based on their actual basic wages. You can make higher contributions towards EPS at 8.33% instead of the maximum ceiling of 15,000 rupees pensionable salary per month. Some experts say that the decision is really whether you want a higher monthly pension or a huge lump sum upon retirement. So we are asking you this week, should you go for a higher pension under the new EPFO scheme? Our polls open on Friday and you can respond on Twitter, Instagram, LinkedIn, Telegram, and our website. We will be back next week with more news and analysis. Thank you for watching. If you like this video, share it and subscribe to Business Standard. For more news, views and insights, log on to www.business-standard.com. Do also follow us on YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram and LinkedIn. I am the blue of the limitless sky. I am the inspiration that lets success soar high. I will achieve. I will fly. I'm backed by the nation's trusted bank, SBI, the banker to every Indian. इसीलिए हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि आज कर्नाटक के लिए बहुत बड़ा दिन है। शिवमोगा में कई परियोजनाओं का प्रधानमंत्री उद्घाटन और शिलान्यास तो कर ही चुके हैं और अब बेलगावी में भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। और उससे पहले बेलगावी में प्रधानमंत्री ये रोड शो कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि बेलगावी जो कर्नाटक का है, ये उत्तरी कर्नाटक में स्थित है। उत्तरी कर्नाटक का ये जिला है जो कि महाराष्ट्र से, ये देखिए आप किस तरह से लोग जो हैं, लोगों प्रधानमंत्री के ऊपर, उनके काफिले के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, फूलों की बारिश कर रहे हैं अपने नेता को अपने बीच में पाकर। आयशा खानम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आयशा, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। आयशा, हम बात कर रहे थे कि आज कर्नाटक के लिए बहुत बड़ा दिन, पहले शिवमोगा में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास और अब बेलगावी में भी। बिल्कुल, आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के नाम कर दिया है और शिवमोगा में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास की जो योजनाओं का आगाज किया और यहाँ पर उन्होंने जो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, उसके बाद अब वो बेलगाम पहुंचे हैं, तो यहाँ लोगों का स्वागत, प्रधानमंत्री का स्वागत लोग जो है बहुत ही जोश और उत्साह के साथ कर रहे हैं। और बेलगाम एक कृषि प्रधान इलाका है, यहाँ पर गन्ना किसान गन्ने की खेती ज्यादा होती है और यहाँ के किसान जो है हमेशा से केंद्र सरकार की जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है उसका सबसे ज्यादा लाभ हमेशा से पाते रहे हैं। और हमेशा किसान यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कृषि प्रधान योजनाएं हैं, जो उनकी विजन है, उसके लिए हमेशा से आभारी रहे हैं। तो आज जो रोड शो है ये कर्नाटक के इतिहास में बहुत लंबा रोड शो माना जा सकता है, क्योंकि पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुबली आए थे और ठीक इसी तरह का रोड शो से हुबली के ग्राउंड तक हुआ था। ठीक इसी तरह के नजारे हमें देखने को मिले थे और आज भी सड़कों पर भीड़ जमा है और करीब 8-9 किलोमीटर दूरी तक का ये रोड शो होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालवी सिटी पहुंचेंगे, जहां पर वो एक विशाल रैली का संबोधन करेंगे और वहां पर किसानों को
डीबीटी के तहत उनके अकाउंट में जो दूसरी किस्त है उसके निधि जो है वो जमा करने का ऐलान करेंगे। ये बहुत बड़ा दिन है कर्नाटक के लोगों के लिए, कर्नाटक के किसानों के लिए। देखिए, एयरपोर्ट की बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो दूसरी तरफ एक ही दिन प्रधानमंत्री ने किसानों के सम्मान की बात कर रहे हैं। तो जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की लड़ी जो है वो जोड़कर कर्नाटक में एक विकास की लड़ी से जोड़ रहे हैं। और जिस तरह से एक सबका विकास सबका साथ की जो बात हमेशा से प्रधानमंत्री करते हैं, तो एक तरफ एयरपोर्ट और एक तरफ एयरपोर्ट के साथ जो पूरा इकोसिस्टम शिमोगा में देखने को मिल रहा है, जो विकास की एक धारा यहाँ पर बनी है। और दूसरी तरफ किसानों ఏ అజయ్, మీ నాన్నగారిని చూడు. ఈ వయస్సులో మనం ఇలా ఉండగలమా? తప్పకుండా ఉంటాం, నాన్నగారిలా సరైన ప్లానింగ్ చేసినట్లయితే. అంటే మా నాన్నగారు ఎల్ఐసి వారి జీవనక్షలో ఇన్వెస్ట్ చేశారు. అది ఇమీడియట్ ఇన్కమ్ గ్యారెంటీడ్ అన్యుటీ ఇస్తుంది, రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ లో జీవితకాలం పాటు. వా, ఎల్ఐసి యొక్క యాన్యుటీ ప్లాన్స్ ఇస్తాయి. యాన్యుటీ ఆప్షన్స్ మరియు క్రమం తప్పని ఆదాయం పొందడంలో సౌలభ్యం కూడా. ఎల్ఐసి ప్రతి క్షణం మీ తోడు. अच्छा आशा, आपसे हम कार्यक्रमों के बारे में और बात करेंगे। आशा, कार्यक्रमों के बारे में और बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो जिस तरह से दिखाई पड़ रही हैं, लोग जिस तरह उत्साहित हैं अपने प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर, अपने नेता को अपने बीच में पाकर, लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई पड़ रहा है। हमने पहले भी कर्नाटक में इस तरह का उत्साह देखा है। बिल्कुल, मैं जैसे मैंने बताया तो कुछ समय पहले प्रधानमंत्री का इसी तरह का हुगली में हुआ था, और वहाँ पे लोग इसी तरह जोश के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। देखिए, बेलगाम एक एजुकेशनल कैपिटल है, आर्थिक कैपिटल माना जाता है कर्नाटक का। जो युवा शक्ति है, जो भीड़ यहाँ पर जुटी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, उन्हें देखने के लिए, ये तमाम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का हिस्सा है। तो प्रधानमंत्री न्यू इंडिया की बात करते हैं, तो ये वो तमाम लोग हैं जो प्रधानमंत्री के विजन को आगे ले जाएंगे, क्योंकि बेलगाम जो एजुकेशनल कैपिटल माना जाता है। और जैसे ही यहाँ के लोगों को इस बात का पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सड़क के रूप से गुजरेंगे, तो लोग लगातार सुबह से यहाँ पर खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत करने के लिए यहाँ भीड़ उमड़ पड़ी है। तो जैसे जैसे प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, कुछ इलाकों में युवा शक्ति नजर आएगी, कुछ इलाकों में जी जी आयशा, आयशा, जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक बार तो गाड़ी से बाहर निकले ही थे, गाड़ी पर बाहर वो खड़े थे और उसके बाद बीच में बैठे थे, लेकिन लोगों में जैसा उत्साह उनको दिखाई पड़ा कि एक बार फिर से वो गाड़ी पर खड़े खड़े बाहर से लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लोगों के अभिवादन का जवाब दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री भी लोगों के उत्साह को देखकर उनको उसी तरह से जवाब दे रहे हैं अभिवादन का। आयशा, जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 2-3 दिनों से कर्नाटक के साथ सीधे जुड़े हैं, और कर्नाटक में दिल्ली में भी उन्होंने बारिश का डिप्टी वाला उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बारे में ये कहा था कि कैसे कर्नाटक के विकास के बगैर कर्नाटक अहम स्थान है कर्नाटक का। उसके बगैर भारत की जो विशेषता है उसकी कहानी पूरी नहीं होती। उन्होंने ये भी कहा था कर्नाटक एक ऐसा राज्य तेजी से विकास की ओर जुड़ जाता है, तो हमेशा से पसेना के विचार है, उसके नजरिए पर चलता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक को करते हैं, और अभी भी उन्होंने शिमोगा में अपना दर्शन करना ही शुरू किया है, लेकिन लोगों ने बहुत ही उत्साह बहुत ही खुशी महसूस की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये भी कुछ लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करता
में आप कहा था कि कैसे गंगा नदी को कैसे दोनों नदियों के बीच एक सांस्कृतिक कनेक्ट है। और उन्होंने कहा कि कन्नड़ में उन्होंने कहा कि गंगा स्नान सूखा पाना, यानी गंगा में स्नान करना और गंगा का पानी पीना जिंदगी में जरूरी है। और अगर गंगा नदी का पानी नहीं किया तो कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री ने बहुत ही बड़ा गंगा में ये बात सभी लोगों के सामने कर्नाटक के लोगों के साथ और यही वजह है कि इस तरह की और प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए क्यों इच्छा है और लोग इतनी खुशी के साथ इनका स्वागत कर रहे हैं। और बेलगाम में अब भाषण सुनने के लिए भी लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। आशा, आपने कर्नाटक के लोगों का जो विकास के प्रति लगाव है उसका जिक्र किया। मैं एक बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में केंद्र की सत्ता में आए, उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं कि जब साल 2008 और 2013 में मैं कर्नाटक गया था तो उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस समय मुख्यमंत्री थे उनके प्रति लोगों में मैंने गजब का उत्साह कर्नाटक में देखा था। ये कौन सा कनेक्ट है? बिल्कुल सही कहा आपने। उस वक्त प्रधानमंत्री याद है, प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वो एफकेसीसीआई के एक फंक्शन में आए थे जहाँ पर तमाम इंडस्ट्रीज के साथ उसकी मुलाकात थी विधानसभा में। और उस वक्त भी उनका इसी तरह के साथ स्वागत किया गया था लोगों ने। क्योंकि उनका एक डायनामिज्म है, उनका एक करिश्मा है, तो इससे चलते SIDBI Green Finance Schemes for MSMEs and service providers with energy efficiency, solar rooftop, waste management, green buildings and other sustainability aspects. Capex assistance with tenures up to 10 years. Know about SIDBI's financial and non-financial assistance for a wide spectrum of green projects like end-to-end energy efficiency scheme, EGPS and other schemes for providing structured green finance to MSMEs and risk-sharing facility to enable banks and FIs for financing the green transition. SIDBI, connecting green dreams. उनके करीब उसकी झलक देखना चाहते हैं। और जिस तरह से 2008 की बात आपने कही और उस समय से लेकर आज तक कर्नाटक के लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ वो प्यार बरकरार रखा है, वो संबंध बरकरार रखा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को नहीं भूले हैं। और यही वजह है कि शोध के जरिए इस तरह से वो लोगों से कनेक्ट करते हैं और असल भाषा में कन्नड़ में अपने भाषण में कन्नड़ का इस्तेमाल भी लेते हैं। तो जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास के साथ साथ यहाँ के लोगों की जो कला और संस्कृति है उसके साथ भी जुड़ जाते हैं। यही वजह है कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व मानव पाते हैं। अभी शिवमोगा में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वो कर्नाटक के राष्ट्र कवि हैं, उन्होंने विश्व मानव का जो एक डिस्क्रिप्शन अपने कृतियों में लिखा है, इन जगह पर ने कहा कि विश्व मानव का जो डिस्क्रिप्शन उन्होंने लिखा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में नजर आता है। तो यही वजह, यही बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि लोग उन्हें देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए इस तरह से सड़कों पर उतर आते हैं और बहुत ही उत्साह के साथ। और आयशा, सड़कों पर तो लोग नजर आ ही रहे हैं। और हमने अभी एक दृश्य देखा, एक ऊंची बिल्डिंग है, बहुमंजिली इमारत है, उसमें बिल्कुल आदमी लदे हुए हैं और वो प्रधानमंत्री, ये देखिए, ये जो अब तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इसके साथ ही ये देखिए किस तरह से रोड के दोनों किनारे लोग भारी संख्या में और बिल्डिंग पर भी भारी संख्या में लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए वहां पर मौजूद हैं। आयशा, इस कनेक्ट का हमने एक और उदाहरण देखा था जब प्रधानमंत्री दिल्ली कर्नाटक संघ के अमृत महोत्सव में तालकटोरा स्टेडियम में यहाँ पर शामिल हुए थे और उन्होंने एक बार फिर से ढोल बजाया था और कर्नाटक और कन्नड़ संस्कृति की रंग में रंग गए थे प्रधानमंत्री। बिल्कुल, इसी उत्सव में उन्होंने कर्नाटक के लोगों के साथ बारिश से कन्नड़ डिमडिमा की जो संस्कृति है कर्नाटक के लोगों की, वो उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ गए थे। और उसी समय उन्होंने कर्नाटक के बारे में, कर्नाटक की विशेषताओं के बारे में उन्होंने बात कही थी और कहा था कि कर्नाटक
देश का एक ऐसा अहम हिस्सा है और कर्नाटक एक ऐसी भूमि है, एक ऐसी कर्म भूमि है जिसके जरिए जिसकी जो जिसके बारे में कहा जाता है कि कर्नाटक की जी लगता है आशा से फिलहाल टूट गया है, लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेलगावी में रोड शो कर रहे हैं और रोड के दोनों तरफ भारी संख्या में हुजूम है, लोगों का सैलाब है और प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग वहां पर खड़े हैं, अभिवादन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी गाड़ी से बाहर निकलकर खड़े होकर लोगों के अभिवादन का हाथ हिलाकर जवाब दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री की गाड़ी की हालत देखिए, उस पर आपको सिर्फ फूल और फूल ही नजर आएंगे। इतनी ज्यादा पुष्प वर्षा हुई है, फूलों की बारिश हुई है कि गाड़ी पर आपको सिर्फ फूल ही फूल नजर आएंगे। और प्रधानमंत्री देखिए किस तरह से लोगों का अभिवादन का जवाब दे रहे हैं हाथ हिलाकर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर हैं और इसमें सबसे पहले इस दौरे में उन्होंने शिवमोगा जिले में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और उसके बाद अब प्रधानमंत्री बेलगावी पहुंचे हैं, वहां पर रोड शो कर रहे हैं। और इस रोड शो के बाद तुरंत प्रधानमंत्री का बेलगावी में कार्यक्रम है जिसके तहत कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास तो करेंगे ही, साथ ही देश भर के 8 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त जारी करेंगे। आयशा खानम एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आयशा, अब थोड़ी सी कार्यक्रमों की बात कर लेते हैं, परियोजनाओं की बात कर लेते हैं। कर्नाटक के लिए बहुत बड़ा दिन, चाहे वो जल जीवन से जुड़ा हुआ हो, रोड ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ हो, रेल नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो, तमाम चीजों के लिए आज कर्नाटक के लिए बहुत बड़ा दिन। आयशा जी बिल्कुल, आज कर्नाटक के लिए बहुत बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवमोगा में एयरपोर्ट के साथ साथ सड़क और ट्रेन की योजनाओं का भी उद्घाटन किया, क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे एक एयरपोर्ट के तैयार होते ही एयरपोर्ट के आसपास का जो इकोसिस्टम तैयार होता है, जो और इस इकोसिस्टम के तहत सड़क और रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है। ये तमाम प्रोजेक्ट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवमोगा में अभी उद्घाटन करके यहाँ से रवाना हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके साथ साथ अब किसान सम्मान की बात करेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्नाटक में किस तरह से सबका साथ सबका विकास की बात जो है वो आज एक उदाहरण बनकर सामने आ रही है। वो एक आज जीती जागती तस्वीर सबके सामने नजर आ रही है। तो ये एक खास अहम दिन है और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा है, रानी चन्नम्मा सर्कल से होते हुए आगे बढ़ रहा है, संभाजी रोड क्रॉस कर चुके हैं। तो आगे कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदी सिटी पहुंचेंगे, जहां पर वो एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे और यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं, जिनमें पूरे राज्य से, पूरे उत्तर कर्नाटक के इलाके से किसान यहाँ पर जुटे हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, कर्नाटक में बेलगावी जो है दूसरी राजधानी मानी जाती है। यहाँ पर एक विधानसभा भी है और यहाँ जो कृषि प्रधान क्षेत्र है, गन्ना किसान गन्ने की खेती होती है यहाँ पर। गन्ना किसान यहाँ पर हमेशा से इस क्षेत्र में डोमिनेट करते रहे हैं। तो यहाँ का क्षेत्र जो है बहुत ही अहम है और उत्तर कर्नाटक के लिए ये एक ऐसी कड़ी है, एक ऐसी ब्रिज है, क्योंकि उत्तर कर्नाटक के कुछ इलाके जो है सुप्रसिद्ध इलाके हैं, लेकिन बेलगाम और हुबली ऐसे क्षेत्र हैं जो इन इलाकों के लिए एक कनेक्ट बनते हैं। इन इलाकों के लिए शिक्षा हो या फिर कृषि हो, इन तमाम चीजों के लिए उत्तर कर्नाटक को बेलगाम से जोड़ा जाता है। यही वजह है कि कर्नाटक में बेलगाम को लगभग दूसरी राजधानी का एक स्थान मिला हुआ है। और यहाँ पर हर बार जब भी इस तरह की योजनाओं का आगाज होता है तो उत्तर कर्नाटक के तमाम लोग, खासकर कल्याण कर्नाटक माना जाता है, कल्याण कर्नाटक कहते हैं उत्तर कर्नाटक के 7-8 जिलों को मिलाकर, इन तमाम जिलों के विकास के लिए ये योजनाएं सफल होती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब